नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 67वीं मेंस के लिहाजे से जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप 68वीं की भी तैयारी कर रहे हो, उसके मेंस की भी, दरोगा की भी, एसएससी की भी, तो ये सारे चीज़ें, सारे पॉइंट्स, सारे नोट्स आपको काम आएंगे। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो आंसर फॉर्मेट में ही आपको काम चलेगा। लेकिन अगर आप किसी पीटी एग्ज़ाम या एमसीक्यू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको इसके जो डेटाज हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो याद करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है। मैंने ये नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाए थे, तो थोड़ी ख़राब है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन मैं बोल के सारी चीज़ें बता देता हूँ। और जहाँ कहीं भी आपको अगर दिक्कत आती है पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एंड माफ़ी चाहूँगा, वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी अभी डाउन है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको अच्छा करके आप तक प्रोवाइड करेंगे वीडियो। तो शुरू करते हैं। हाउ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर डिफाइनिंग द सुपर पावर इंडिया। इसमें हम लोगों को बात करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम लोगों को सुपर पावर कैसे बना रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे यूपीआई के बारे में, बुलेट ट्रेन के बारे में, 5G के बारे में। तो आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्पेस मतलब एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए हम लोग आंसर स्टार्ट करने से पहले अपने ऐसा लिखेंगे कि इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस जर्नी स्टार्टेड इन 1963 विथ नाइक अपाचे रॉकेट लॉन्च फ्रॉम तिरुवनंतपुरम बाय बुलक कार्ट एंड साइकिल। तो जो हम लोगों ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था, जिसकी आप बहुत जगह मीम्स भी आते हैं, बहुत जगह फोटोग्राफ्स भी आते हैं, कि साइकिल पे हम लोग अपने मिसाइल्स को ले जा रहे हैं, और उसके बाद साइकिल पे, बुलक कार्ट्स पे, और फिर उसको जा कर के हम लोग असेंबल कर रहे हैं। ये मैं होमी भाभा और विक्रम साराभाई के समय की बात बता रहा हूँ। तो उस समय फिर वैसे ले जाकर, रिक्शा पे ले जाकर, साइकिल पे ले जाकर मिसाइल को असेंबल किया गया और फिर वहाँ से रॉकेट लॉन्च किया गया। तो ये बहुत ही, उस जगह से 1963 में हमारी ये स्थिति थी। अब 2022 में हमारी ये स्थिति है कि हम लोग रोज़ मतलब हर महीने आप देख लो हमारा मिसाइल लॉन्च, रॉकेट लॉन्च। आज ही आप देख लो अग्नि 5। तो एक 50-60 के अंतराल में हम लोगों ने इतने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो हम लोग अपने शुरू से स्टार्ट करेंगे कि भाई शुरू में हमारा ऐसा पोजीशन था, ऐसी स्थिति थी हमारी। उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रूव करते करते कैसे कैसे क्या किया, उस पर आगे भी बात करेंगे। तो बुलेट ट्रेन के बारे में, अब देखिए बुलेट ट्रेन है, इस पर जितना भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इस पर हम लोगों को पैराग्राफ में अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डेटाज और फैक्ट्स अगर प्रेजेंट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में तो आंसर मोर क्रेडिबल बनता है। मतलब अगर डेटा लिखा हुआ है किसी भी चीज़ का ना, तो आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ठीक है, बुलेट ट्रेन से सब कोई लिखेगा एग्ज़ाम में कि हाँ बुलेट ट्रेन से फ़ायदा होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, लोगों का आना जाना अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ है, सब कोई लिखेंगे इसको। बट इसमें जैसे डेटाज जब आप इंक्लूड करोगे तो आपके आंसर को मोर क्रेडिबल बनाता है। अभी जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, रेलवे वाज आल्सो नोन फॉर लेट सर्विस। अब रेलवेज़ का भी मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने उससे क्या है कि रेलवे लेट सर। अच्छा, नेगेटिव भी अगर आप लिख रहे हो तो नेगेटिव का एक बस फ्रेज़ लिखना है आपको, एक स्टेटमेंट। ये नहीं कि हम नेगेटिव लिख रहे हैं तो नेगेटिवली ही लिखने लग गए पूरा। पहले नेगेटिव जो है, नेगेटिव में भी ऐसा नहीं कि नेगेटिव पूरा लिख दिया, जो सच्चाई होनी चाहिए वो लिखना चाहिए, भले ही गलत हो, सच्चाई हो वही। तो रेलवे वॉज नोन फॉर लेट सर्विस, ऐसे स्टार्ट किया। उसके बाद लेकिन फिर लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ जापान हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन बॉम्बे एंड अहमदाबाद सेटअप कर दिया गया। ये मैंने बस पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आपको सेंटेंस में खुद ही फ्रेम करना होगा। अहमदाबाद 508 किलोमीटर का है, तो ये डेटा आ गया, एक फैक्ट आ गया आपके पास, 508 किलोमीटर का ये डिफरेंस है। उसके बाद इसमें टाइम कितना लगेगा, तो दो घंटे 58 मिनट, लगभग 3 घंटा। 508 किलोमीटर को कवर करने में 2 घंटा 58 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर और भी हम लोगों ने रेफरेंसेस लिए। रेफरेंसेस किसका लिया भाई? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस मेड अ स्टडी दैट जीडीपी विल राइज बाय 2.7%। इस एरिया का जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर क्या क्या फ़ायदा होगा इससे, तो फास्टर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, लो व्हीकल ऑपरेशनल कॉस्ट,
पोल्यूशन रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, इम्पोर्टेड फ्यूल सब्सटीट्यूशन। अब फ्यूल को भी हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जितनी भी ट्रेन्स हैं ये हाइड्रोजन पावर्ड है। मतलब ये हाइड्रोजन पे चलती हैं, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, विस्टा डैम में लिखा हुआ इन टेक्नोलॉजी पे चलती हैं। तो इस पर फ्यूल डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है। तो एक तरह से जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्यूल, उससे हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है। अगर इथेनॉल पॉलिसी ब्लेंडिंग टारगेट हम लोग लाए हैं, उससे भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो उससे भी हम लोग को इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। एनवायरनमेंट पे तो हम लोग जो फ़ायदा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है। नुकसान भी कुछ कुछ हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। नुकसान पे ही बात करेंगे कि भाई जैसे बुलेट ट्रेन तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, लेकिन और भी जो एम्प्लॉयमेंट के वो होंगे वहाँ पे, जैसे आप ये लगा लो कि जो प्राइवेट बस सर्विस होगी या कुछ उनको इफ़ेक्ट होगा, वो कम होंगे। तो इकॉनमी का कभी भी इफ़ेक्ट होता है तो दोनों होता है। एक जगह पॉजिटिव होता है तो दूसरी जगह नेगेटिव होता है। खैर वो दूसरा चीज़ है, वो दूसरे टॉपिक में बात करेंगे उसमें। फिर इंपॉर्टेंट फ्यूल सब्सटीट्यूशन, वंदे भारत, विस्टा डैम, हाइपर लूप प्लानिंग, ग्लोबल अचीवमेंट टू इंडिया इन सक्सेसफुल। अब ये हो गया बुलेट ट्रेन के बारे में एक थोड़ा सा खाका तैयार कर दिया। अब ये मैंने पॉइंट्स वाइज में किया हुआ है। इसको अगर आप लंबा करोगे तो ये आप 1-1.5 पेज तक में सिर्फ बुलेट ट्रेन लिख सकते हो। फिर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड की यहाँ पे बात हुई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेड उमिंगला पास 19,200 फीट हाईएस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले ये रिकॉर्ड बोलीविया की देश का था, बोलीविया का ये रिकॉर्ड था हाईएस्ट मोटरेबल पास का। अब ये हो गया इंडिया का। बोलीविया से पहले भी इंडिया का ही था, खारदुंगला पास 16,500 फीट पे। ये फिर बोलीविया का हो गया समथिंग अराउंड 18,000 फीट। और अभी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उमिंगला पास 19,200 अंडर हिमांग प्रोजेक्ट। अंडर ये हिमांग प्रोजेक्ट आप लोग जान रहे होगे, चल रहे होगे। ये अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ है बिल्ड खारदुंगला, ये पहले का है। फर्स्ट ग्लेशियर रोड, ये खारदुंगला जो जगह है ना, ये लेह में है। तो इससे आप जाओगे तो सियाचिन जाने का रास्ता यहीं से। तो सियाचिन इज़ अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स फ्रॉम खारदुंगला। तो यहाँ से ये इसी खारदुंगला से ही सियाचिन का रास्ता होता है। 65 किलोमीटर की दूरी है खारदुंगला से आपके वहाँ तक। और ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, परमिशन लेना होता है जाने के लिए। बट सियाचिन्स टॉगलर्स गेट तक आप जा सकते हो। ये नॉर्मल पब्लिक वहाँ तक जा सकती है, फिर बाकी सिर्फ फौजी ही जा सकते हैं आगे। फिर सासोमा सासा रोड, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, जम्मू कश्मीर में बना है चेनाब नदी पे, आपको पता होगा। उसके बाद फिर ये 1315 मीटर लॉन्ग है, 359 इसका जो लंबाई है वो है 1315। और इसकी जो हाइट है, ये ऐसे पुल बना हुआ है, ऐसे पुल बना हुआ है यहाँ पे चेनाब नदी पे ये। तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट है आपकी 359 मीटर। ये हाईएस्ट है आज तक की। ये चेनाब नदी है नीचे में, ये पुल है आपका 1315 मीटर का, ये कश्मीर में। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर ये एक और चीज़ बता दूं कि एफएल टावर जो है पेरिस में, एफएल टावर के हाइट से ये 35 मीटर और ज़्यादा है इसकी हाइट। ये वैसे ही डेटा होता है इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए। फिर भारतमाला प्रोजेक्ट में इंडिया सेकेंड रोड नेटवर्क है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन हाईवे हम लोग सिर्फ 2% हाईवे हम लोग के पास है। मतलब जो जितना भी हम लोग का टोटल रोड नेटवर्क है, सपोज़ कीजिए 1 लाख किलोमीटर, सपोज़ ये ऐसा है नहीं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ 1 लाख किलोमीटर। तो समझिए कि इसमें 2% हाईवे है, 2000 किलोमीटर ही हाईवे है। लेकिन ये 2000 किलोमीटर का जो हाईवे का स्ट्रेच है, ये एग्जांपल में दे रहा हूँ कि अगर 1 लाख है तो 2000 2% है ये। लेकिन 40% ऑफ द ट्रैफिक को लेता है, 40% ऑफ द ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ये 2% हाईवे। तो उस पर बात करेंगे। यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, लेकिन 65 ये है वेहिकुलर ट्रैफिक, 65% वेहिकुलर ट्रैफिक। लेकिन अगर लोडेड ट्रैफिक का बात करेंगे, मींस माल मटेरियल कह लो, तो उसका है 40%। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बीपीएससी में आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 40%। आप चेक कर लेना, क्वेश्चन में पहले आए हुए हैं। फिर 50,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवे हम लोगों ने 2022-23 का बजट में हम लोग का टारगेट है 50,000 किलोमीटर हाईवेज बनाने का। एक और चीज़ आप लोगों के ध्यान में होगी कि बिहार ने पिछले साल सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किए हैं पूरे इंडिया में।
पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हुए हैं कहीं तो बिहार में हुए हैं पिछले साल, तो इस डेटा को भी इंक्लूड कर लेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट, हम लोग जो पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, चीप क्लास पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट से हमारा 95% ऑफ द वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम के यहीं पे जब रोड की बात कर रहा था तो 65% ऑफ द ट्रैफिक एंड 40% ऑफ द वॉल्यूम रोड से होता है। अब 95% ऑफ द वॉल्यूम और 70%, एक मिनट, हाँ, 95% ऑफ द जो वॉल्यूम होता है कमोडिटीज़ का जो एक्सपोर्ट होती हैं या इंपोर्ट होती हैं, वो होती हैं शिप के थ्रू। तो सागरमाला प्रोजेक्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं पोर्ट्स पे। तो इस पर भी ध्यान दे देंगे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उसमें आ गए। उसके बाद फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ये बिहार के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि बिहार में हमेशा ड्रॉट से मतलब बिहार का अगर आप देखेंगे तो एक पोर्शन में ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, एक में बाढ़ आती है। ये बीच का पोर्शन आप देख लो, ये ऊपर में बाढ़ आती है, नीचे में सूखा पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कि यहाँ का जो सरप्लस वाटर होगा उसको हम लोग ड्रॉट वाले एरियाज़ में प्रोवाइड करेंगे। ये जो सरप्लस वाटर होगा जिस वजह से बाढ़ आ जाती है, उसको हम लोग सरप्लस वाटर को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो पानी को भेज करके सूखे वाले जगह में पहुंचा देंगे, ताकि यहाँ भी डिस्टर्बेंस ना हो बाढ़ की वजह से और यहाँ भी डिस्टर्बेंस ना हो सूखे की वजह से। यहाँ का भी काम चल जाए कम पानी का, और यहाँ ज़्यादा पानी का भी काम निकल जाए। तो ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन मतलब है ही है, आने ही वाला है इस टाइप से। उसके बाद फिर यूपीआई अभी नेपाल में हो गया है, पूरे वर्ल्ड अभी प्रशंसा कर रही है। 30 कंट्री के साथ डिस्कशन चल रहा है यूपीआई को लॉन्च करने का, उसमें फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और एमपीसीआई 6 बिलियन, हाँ 6 बिलियन ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होते हैं, और मई में सिर्फ हमारे यहाँ 10 लाख करोड़ के अमाउंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं, और 6 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं सिर्फ मई महीने में। तो यूपीआई इतना सक्सेसफुल है कि ये 6 बिलियन ट्रांजैक्शंस को भी, 6 बिलियन ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू, आप समझ लो कि दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब तो 8 बिलियन हो गया, वो 6 बिलियन वाला डेटा बहुत पुराना है, अब 8 बिलियन हो गया, अभी लेटेस्ट डेटा है 4-5 दिन पहले 8 बिलियन हो गया। लेकिन चलिए 6 बिलियन, तो 6 बिलियन ट्रांजैक्शन हम लोगों ने सिर्फ मई में कर दिया है, दैट इज़ इक्वल्स टू द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है ये देखिए। 40 और जो बाकी जो कंट्रीज़ में जो यूपी ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंडिया में 48.6 टाइम्स ज़्यादा किया है, और इंडिया ने 48.6 गुना ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं बाकी देशों से, इवन कि डेवलप्ड कंट्रीज से भी। देख लीजिए, चाइना का तिगुना, और बहुत सारे चाइना जैसे 7 कंट्रीज़ का कंबाइंड करके भी इंडिया का जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है वो 7 कंट्री मिल के भी बीट नहीं कर पाता है। तो ये इसका एक साफ इंडिकेशन है, ये इस चीज़ का साफ इंडिकेशन है कि यूपीआई इंडिया का सक्सेसफुल है बहुत ज़्यादा। फिर इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया के जीडीपी को 1.12% से पुश करने में हाथ है यूपीआई का। ये बहुत ही एक अच्छा डेटा है, आप इसको नोट कर लें, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी मेंस पर्सपेक्टिव से भी, कि इंडिया के जीडीपी को 1.12% पुश किया है अकेले यूपीआई ने, दैट इज़ इक्वल्स टू $59.9 बिलियन। अगले पे चलते हैं, फिर अगले पॉइंट देखते हैं, इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ये इसरो ने इंट्रोड्यूस किया है नेविक। अब नेविक के क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, क्या क्या है। आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, 4 कंट्रीज नाउ, जापान ऑल्सो, 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, 1500 किलोमीटर्स रेंज, टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैरीन नेविगेशन, डिजास्टर इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, हेल्प इन रिलेशन विथ सार्क एंड एशियन कंट्रीज। अब नेवी के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया पॉइंट वाइज में। उसके बाद फिर 5G, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इज सेड दैट स्टीम इंजन, बट नाउ, अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई थी तो उसमें कहा जाता था कि स्टीम इंजन के आने से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है।
ये मैं जब की बात बता रहा हूँ अभी का, लेकिन उसी चीज़ को कंपेयर किया जाता है, उस स्टीम इंजन को अब आज के डेट में कंपेयर किया जाता है इंटरनेट से, कि आज का जो रेवोल्यूशन हुआ है वो इंटरनेट से हुआ है। इंडिया लेड हाई पॉपुलेशन मार्केट साइज इंडिया अ गिफ्ट बाय टेलीकॉम सीमलेस कवरेज हाई डेटा रेट लो लेटेंसी एंड इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी $450 बिलियन अ बून फॉर इकोनॉमी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से ये वाला डेटा यूज़ किया 1.12%। तो 5G ने कैसे बूस्ट किया है, क्या इंडिया में प्रोस्पेक्ट्स हैं 5G के, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन लेवल हाई है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो 5G यहाँ पे लॉन्च, अभी आपने देखा होगा कि जियो ने तो फिनलैंड के साथ मिलकर 6G की भी रिसर्च स्टार्ट कर दी है, और एयरटेल पहला ऐसा कंपनी बना है जिसने 5G सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है इंडिया में। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें आप नोट कर लोगे, देखो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो ना, ये मैंने पॉइंट पॉइंट में किया, इसको अगर आप एलैबोरेट करके लिखने लगोगे तो ये मेरे ख्याल से 7-8 पेज 10 पेज भी कम पड़ेंगे इसको लिखने के लिए। तो मैंने इसको पॉइंट पॉइंट वाइज में यूज़ किया है। अब आपके क्वेश्चन मान ली इससे आते हैं, इससे आते हैं, इससे आते हैं, किसी से भी इनमें से आते हैं, अगर ये आ जाते हैं इकट्ठे तब तो आप सब कुछ लिख दोगे इसमें। अगर इनमें से किसी में भी आ जाते हैं तो आप, मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन किए हैं, अपने लिए ही किया था मैंने तो खैर, लेकिन अब आप लोगों के काम आ रहा है तो उसको आप लोग, मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ना हो कि ये एक क्वेश्चन को कवर कर रहा है, कि एक क्वेश्चन हो गया कवर, नहीं, मेरा कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं 4-5 तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो मैं मिला के सबको एक में सम्मिलित करके एक अच्छा आंसर बना लूँ। इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपना सारा आंसर राइटिंग। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, बट अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। फिर अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की बात होगी कि ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, सिर्फ फ़ायदा क्या क्या हुआ। अब फ़ायदा मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ कुछ इररिलेवेंट भी हैं लेकिन फिर भी लिख दिए हैं जो जो दिमाग में आया। इंडिया विल बी ऑन टॉप इफ़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टेक एंड रिसर्च। अब ये सब जो हम लोग 5G प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट्स है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, बेटर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, बेटर टेलीकम्युनिकेशन दे रहे हैं, जब तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो इसमें और टेक्नोलॉजी बढ़ती है, रिसर्च पे फिर पैसा खर्च होता है, तो जब रिसर्च पे पैसा खर्च होता है तो नई नई चीज़ें फिर निकल के सामने आती हैं। फिर गुड सिटी एंड विलेज रोड, इसका ये फ़ायदा होगा कि जो हो भी रहा है, ऑब्वियसली होगा, क्या हो ही रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, इसके ये सब सारी चीज़ों से स्वच्छ भारत का भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। पोल्यूशन फ्री हम लोग हो रहे हैं, करप्शन फ्री हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन आने से करप्शन पे काफ़ी खासा असर पड़ा है। हाँ, ख़त्म तो नहीं हुआ है मैं कहूँगा, लेकिन हाँ कम बहुत हुआ है, बहुत भी कम नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है पहले के हिसाब से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, अब ये चीज़, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये सब चीज़ कैसे सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही हैं। अगर यूपीआई आ जाता है या बुलेट ट्रेन है या भारतमाला प्रोजेक्ट है, तो इससे सेक्युलरिज्म का क्या लेना देना, ये चीज़ आप सोचिए कि कैसे इसको फ़ायदा, सेक्युलरिज्म बेसिकली अगर उस चीज़ की बात करें तो उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा, आपस में हमारे भाईचारा बढ़ेगा और भी चीज़ें होंगी, तो उससे क्या फ़ायदा है। फिर ग्रीन इंडिया, हीनियस क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं, हीनियस क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं, क्राइम, हीनियस क्राइम मतलब कि बहुत ही घोर जो क्राइम होते थे वो रेट्स कम हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लोग अब डरते भी हैं, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सब चीज़। दंगे कम हो गए, फ्री फ्रॉम राइट्स, मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पीपल, ये मैंने ऊपर में भी लिखा हुआ है। उसके बाद फ्री फ्रॉम फ्लड्स एंड फ्लैश फ्लड्स। अभी फ्लैश फ्लड्स की एक तो समस्या आप जानते ही हो कि ऑलमोस्ट इंडिया में तो हर जगह ही है, चाहे वो अच्छे से अच्छा मेट्रोपॉलिटन बॉम्बे हो, बेंगलोर हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, ये फ्लड की प्रॉब्लम तो हर जगह है ही है। तो इन सब चीज़ों से, अब जैसे नेविक है, ये सब सारी चीज़ों से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन सब चीज़ में। उसके बाद फिर इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ गैजेट विच विल लीड टू डिजिटल इंडिया, और ये, हाँ, ये तो उतना फिर भी रेलिवेंट है। 13वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज एक्सपोर्ट डिक्रीज इम्पोर्ट।
अब बाहर से हम लोगों को चीज़ें मंगानी नहीं पड़ेंगी, डिपेंडेंसी कम होगी, जैसे ऑयल पे, बाकी चीज़ों पे, वीट पे। अब जैसे हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि हम लोगों को जो बेसिक खाने की चीज़ें होती हैं वो भी इम्पोर्ट करानी पड़ती थी। बट 75 सालों में हम लोगों ने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है कि हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। तो जब ये सब सारी चीज़ें, जब इतने फ़ायदे हम लोगों को पहुँचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डिपेंडेंसी होगी इन चीज़ों पे वो कमेगी। तो हमारे इंपोर्ट्स कमेंगे एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी इसका मतलब कि बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, उससे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ हैं, आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और चीज़ आते आते, ये इसरो के प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी, वो मैंने एक लिस्ट कर लिए हैं सारे। ये मैंने स्पीडी पब्लिकेशन से किया है, ये कोई ख़ास जगह से नहीं किया है, स्पीडी से ही किया है। तो अगर आप लोग भी स्पीडी में खोजोगे तो आप लोग को ही मिल सकता है, नहीं तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अगर मेरी राइटिंग आपको क्लियरली समझ आती हो तो आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पीडी में अवेलेबल हैं, स्पीडी में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग ये सारे डेटा ले सकते हैं। ये अवेलेबल नहीं है, ये तो मैंने अपने से ही किया है, ये पेज, ये अवेलेबल है वहाँ पे स्पीडी में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी कुछ भी टीका टिप्पणियाँ हों, कुछ फीडबैक हो, कुछ कमेंट्स हो, उसको कमेंट बॉक्स में हमारे आगे रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे COP26 है, एजुकेशन पॉलिसी है, अग्निपथ स्कीम है। खैर ये अग्निपथ तो आप लोगों ने किया ही हुआ होगा। उसके बाद फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट। कास्ट सेंसस है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही किए हुए हैं। उसके बाद फिर विक्रांत विक्रांत के आने के बाद हम लोग जो हमारी नेवल जो हायरार्की है, यहाँ पे ये रहा, वर्ल्ड लेवल हायरार्की में हम लोग किस पोजीशन पे आ गए हैं, कौन कौन से देश हैं, क्या हमारी रेंज है, क्या क्या फीचर्स हैं INS विक्रांत के, ये सारी चीज़ें लिस्ट की हुई हैं। फिर हर घर तिरंगा, फ्लैग कोड क्या है, फ्लैग कोड में क्या क्या नियम है तिरंगा के लिए, किस तरह का होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज़ होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, कितने दिन उसको डिस्प्ले करना है, कब उसको अमेंड किया गया था, ये सब सारी चीज़ें की हुई हैं। रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं इंडियन फ्लैग के लिए। उसके बाद इंडियन फ्लैग का एक हिस्ट्री। अच्छा, इस बार पोस्ट ऑफिस ने क्या रोल प्ले किया हर घर तिरंगा में, CSR फंड कंपनीज़ के उसमें क्या रोल प्ले किया हर घर तिरंगा में। फिर जो इंडियन उसका है हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को प्रेस किया, इंडिया की तारीफ़ करते हुए। अभी गीता गोपीनाथ वहाँ पे हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड भी हुई है, फर्स्ट इंडियन। तो इंडिया की तारीफ़ भी की गई है वहाँ पे, क्रिस्टियन एलिया जॉर्जिवा ने किया है। तो उस पर हम लोग एक वीडियो बना दूंगा मैं कि क्या क्या बात हुई है। और इसमें जो जो अच्छे अच्छे, मतलब जो जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्राइट स्पॉट, फास्ट गोइंग इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लॉजिस्टिकल मार्वेल, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे इसको कहाँ पे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी के लिहाज से, इंडिया इज़ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ स्टडी न्यूट्रलिटी। अब इसमें क्या है कि इंडिया, इसमें वही है, इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया का पोजीशन नॉन अलाइन मूवमेंट में क्या था। फिर हम लोगों का हम लोग जब आज़ाद हुए तो हम लोग उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करते थे। अब जो हम लोग का स्टेटस है तो हम लोग नॉन अलाइनमेंट से अब हम लोग मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं। जैसे पहले नॉन अलाइनमेंट में थे, टू मल्टी अलाइनमेंट मतलब कि SCO में हम लोग चाइना के साथ है, ब्रिक्स में चाइना के साथ है, क्वाड में लेकिन US के साथ है अगेंस्ट चाइना। तो हम लोग का जो है जो अभी हम लोग का जो स्टैंड है इंडिया का, वो ये है कि भाई हम लोग अपने फ़ायदा के लिए जो कुछ करेंगे, हमारा जहाँ फ़ायदा होगा हम वहाँ रहेंगे, हम किसी पावर के साथ, किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं। अभी आप यहाँ देख लो, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर PM जवाहरलाल नेहरू लॉन्च द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट विच मीन्स वील डू एनीथिंग फॉर आवर इंटरेस्ट, मतलब हमारा जहाँ फ़ायदा हो वहाँ हम करेंगे। उसके बाद फिर मैक्सिको के एक मिनट, मैक्सिको के मैक्सिको के प्रेसिडेंट की एक बहुत बड़ी बयान आई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ओनली इंडिया कैन स्टॉप रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनता है मैक्सिको के तरफ से। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि बाकी देशों
बाकी देश, ये मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो मेक्सिको ने बोला है, ये 2-3 चीज़ें दर्शाता है। एक तो पहली चीज़ दर्शाता है कि दुनिया के सारे देश और दुनिया के सारे लोग इंडिया को एज अ पीस कीपिंग नेशन की तरह देख रहा है। एक एक तो ये चीज़ दर्शाता है। दूसरा कि दुनिया के मेक्सिको और दुनिया के बाकी देश इंडिया को एक बहुत ही डोमिनेंट देश के रूप में देख रहे हैं, और इन देशों को लगता है कि हाँ, रशिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो रशिया हमारी बात मानेगा और इंडिया डोमिनेट कर सकता है रशिया को। तो ये एज अ इंडियन होना, एज अ इंडियन, ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और आने वाले समय में भी विश्व पटल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग का मतलब काफ़ी मतलब अच्छा, बड़ाई भी आप कह लो, जो कह लो, वो काफ़ी अच्छा हम लोगों के लिए होने वाला है। और आगे जो हम लोग के ट्रेड रिलेशंस होने वाले हैं और भी देशों के साथ, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो इस पे हम लोग एक नोट्स बना लेंगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे एक बना लेंगे नोट्स। ऐसे करके मैं आपको पाई चार्ट और ये ग्राफ्स बता दूंगा कि कैसे आपको यूज़ करने हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सब थोड़ा मतलब आंसर राइटिंग को आपको अच्छा बना देता है, और तो क्या ही है। और ये अगर ये सब सारी चीज़ें अगर आप स्टडी करना सीख जाते हो, अच्छे से जान जाते हो, तो इसको फिर आपका जो 72 मार्क्स का स्टैटिक्स का पोर्शन है, वो सारा यूज़ हो जाएगा उसमें। ये सब सारा चीज़, अगर आपको ये सब सारी चीज़ें आती हैं तब तो वेल एंड गुड, नहीं आती हैं तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ वहाँ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए, अब एक ही टॉपिक को कवर करने में तो काफ़ी 26 मिनट हो गए। तो इन टॉपिक्स को मैं अलग अलग से कवर करूँगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 पे भी बात चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, क्या क्या रीज़न्स हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो अभी देखेंगे कि चाइना जापान में ट्रबल चल रहा है, फिर चाइना जापान साउथ कोरिया का ट्रबल चल रहा है, इसराइल इस्लामिक टेररिज्म, इसराइल फ़लस्तीन इश्यूज़ चल रहे हैं, अफ्रीका के कुछ जनजातियाँ जो हैं वो उनमें भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो इंडिया का क्या रोल रहेगा वर्ल्ड वॉर 3 में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया विल प्ले अ रोल ऑफ स्विट्ज़रलैंड एज स्विट्ज़रलैंड प्लेड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। तो स्विट्ज़रलैंड ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या किया था कि बहुत लोगों को अलाउ किया था कि अपना पैसा स्विस बैंक में डालें। जब स्विस बैंक का ईजाद हो गया, उसी पे समझ लीजिए कि आज भी स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी तो उसी पर टिकी है, लोगों का चोरी का पैसा छुपाने में। उसका डेवलप देयर ओन आर्मी, इस समय स्विट्ज़रलैंड ने अपनी आर्मी बना ली। फिर मेंटेन डिप्लोमेसी एंड ट्रेड रिलेशन, असाइलम टू फ्यू जूइश पीपल, अब टू अवॉइड जर्मन इन्वेजन। अब क्या है, स्विट्ज़रलैंड ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय पे ये पॉलिसीज़ अपनाई थी, तो मोटा मोटी इंडिया भी इसी तरह का कोई पॉलिसी अपनाएगा जिसमें इंडिया का फ़ायदा होगा। वो किसी भी वर्ल्ड पावर के साथ अलाइन नहीं करेगा, हम लोग इंडियन किसी भी वर्ल्ड पावर के साथ अलाइन नहीं करेंगे। हम लोग का जो फ़ायदा होगा, जो जैसे स्विट्ज़रलैंड ने किया था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, हम लोग का भी उसी तरह का स्टैंड रहेगा। तो बनाता हूँ ये सारी चीज़ें, मैं सारी वीडियोस में डालता हूँ। ये अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए होगा पर्सनली, तो मैं इसकी PDF बना के डाल दूँगा। अगर नहीं भी तो अगर जल्दी चाहिए होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन तो अभी नज़दीक है, तो 7011589309 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप बोलोगे, मैं भेज दूंगा। क्योंकि आपके लिए भी ये सारे टॉपिक्स का अभी अब नोट्स बना के इसको बैठ के पढ़ना मेरे हिसाब से शायद संभव ना हो। अगर आपने पहले इन चीज़ों को कवर कर लिया है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर सऊदी अरेबिया की नियोम सिटी है, नियोम के बारे में बात करेंगे। नियोम सिटी में टूरिज़्म विलेज को कैसे प्रमोशन मिलेगा, हम लोग इंडिया में इसको कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है, इकोनॉमिस्ट हैं नोरियल रूबिनी, उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट को घटाया जा रहा है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कैसे वर्क करता है, क्या इकोनॉमिक्स इसमें लगती है, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।